नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4G स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। इसकी नोटिस आ चुकी है। जो भी अभी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, जिन्होंने तैयारी करी है तो उनको सब कुछ मालूम ही होगा। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है और जो तैयारी करने की सोच रहे हैं और वो अगले साल या इस साल भी अगर वो भरना चाहते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले, अगर आप बिना मतलब किसी तैयारी के सिविल सर्विस की एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आप 1 या 2 साल तैयारी कर लीजिए, तभी आपको इसमें इस फॉर्म को भरने का कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भविष्य में देना चाहते हैं या ट्रायल के लिए अपना एक अटैम्प्ट आप ख़राब करना चाहते हैं, तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन हम इसके बेसिक्स चीज़ें के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को इस फ्यूचर में इस एग्ज़ाम को देना है, ठीक है, और वो अभी बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जो भी इसकी तैयारी करेगा वो जानता ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहली बात कि कोई भी भारतीय नागरिक इस एग्ज़ाम को दे सकता है अगर वो 21 साल का है। ध्यान रखिएगा, 21 साल से ही आप शुरुआत करिए इसकी, ठीक है। 21 साल का अगर बच्चा है तो वो भर सकता है, और उसकी मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल तक जाती है। इसके बीच में जो है आप एग्ज़ाम जो जनरल कैटेगरी के हैं बच्चे इसी एज में भर सकते हैं। 21 से लेकर 32 साल के पास आपके पास ये एक एज रहती है। और अटैम्प्ट की बात करें तो आपके पास लगभग 6 अटैम्प्ट रहते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के हैं तो आपके पास आरक्षण होगा। जैसे ओबीसी के लिए जो है 3 साल और फर्दर बढ़ जाते हैं, यानी 32 से लेकर वो 35 साल तक वो भर सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं तो आप 37 यानी 37 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक और फ़ायदा है कि वो मैक्सिमम इस एग्ज़ाम को जितने चाहे तो उतने अटैम्प्ट दे सकते हैं। उनका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एज लिमिट है, जिसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्शन हो जाते हो। तो यहाँ पर हमने बात करी कि इतना अटैम्प्ट तो मेरे ख्याल से काफ़ी होता है कि आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसकी जो पात्रता को, यानी इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है। यानी आप कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन करा है या आपके पास डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट्स में, तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो, इसमें दे सकते हो। इसमें तमाम तरह के वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बीए पढ़ा है या आपने बीएससी पढ़ी है या आपने बीसीए करा है या आपने कोई जर्नलिज्म का कोर्स करा है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने, या बीएससी वगैरह करा है, बीकॉम करा है, किसी भी तरीके से अगर आपके पास डिग्री है तो आप जो है इस कोर्स को भर सकते, इस सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये तो बेसिकली थी आपकी कुछ एलिजिबिलिटी जो है, क्राइटेरिया है, किस तरीके से ये एज वगैरह मांगी जाती है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक्स होगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसका पैटर्न। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह का है, क्योंकि ये भारत की सबसे जो है कठिन परीक्षाओं में कठिन परीक्षाएं हम कह सकते हैं, सबसे कठिन परीक्षा होती है इसमें। और इस कठिन परीक्षाओं में आपके बहुत सारे जो हैं पेपर्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़े इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक पहला प्री, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, दूसरा मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा तो वही बच्चा जा पाएगा जिसने प्रारंभिक परीक्षा पास करी है। तो मुख्य परीक्षा को अभी हम रहने देते हैं। पहले आप समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा पास करना भी इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर निकल जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो मैं मेंस एग्ज़ाम की, यानी जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद अगर मुख्य परीक्षा भी पास कर ली तो उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आप सफल हो जाते हैं तो उसकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें आपने जो मुख्य परीक्षा में जो अंक आपने जो लिए थे, जो भी आपके मार्क्स बने थे, उसको टोटल किया जाता है और फिर आपकी मेरिट बनती है। उसके अकॉर्डिंग आपको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, जो बाकी जो रेवेन्यू सर्विस है, बाकी जो अदर सर्विसेज है, उस लेवल की आपको जॉब मिलती है। जितनी आपकी अच्छी रैंक होगी उतनी आपके पास चॉइस होती है, आप किस चॉइस को आप भर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः 1 से लेकर 100 के बीच में मानते हैं, उसी में आपको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की जॉब मिलती है। आईपीएस की थोड़ी ज़्यादा रैंक हो सकती है, जैसे मान लीजिए 100, 150, 200 तक में आपको आईपीएस मिल जाता है। तो इस चीज़ पे आप मत फोकस करिए कि मुझे आईएएस ही बनना है। हाँ, मतलब आपको सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की परीक्षा देनी है तो पहले आप कोई सा भी अगर आप जितनी परीक्षा की वैकेंसी 800, 900, 1000 निकलती है तो उसके अंदर कहीं भी रैंक आ जाए, लास्ट की रैंक भी आ जाए, तब भी आप एक ऑफिसर बनते हो। तो इस भूल में मत रहिएगा कि लास्ट में अगर आप आ गए तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता, आप एक ऑफिसर लेवल की बनते हो। हाँ, उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रैंक बहुत पीछे आती है, फिर भी वो ऑफिसर बन के तैयारी करते हैं, फिर से वो अपनी रैंक को इम्प्रूव करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में, जो रैंक लेने के बावजूद वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का परीक्षा देते हैं और फिर से वो अपनी रैंक इम्प्रूव करके
टॉप 100 में, टॉप 200 में, टॉप 300 में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अब आप आते हैं शुरुआत में, वापस आते हैं इसका एग्ज़ाम का पैटर्न। तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए। पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है, 200 यानी 2 पेपर यानी यहाँ पे देखिएगा जनरल स्टडी के, और जो है जनरल स्टडी पेपर 2 यानी पेपर 2 पेपर आएंगे आपके। ठीक है, ये इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो रहेगा आपका 200 का एक पेपर, फिर 200 का दूसरा पेपर, यानी दोनों पेपर कितने हो गए आपके 400 मार्क्स के। ठीक है, 400 मार्क्स का पेपर हो गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेपर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी पेपर। ठीक है, जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो है पेपर, जो मैंने बताया कि पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडी का, इसके अंदर में खास चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। इसके अंदर क्या खास बात होती है, इसके अंदर आपको जो जनरल जो चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब, और करंट अफेयर्स, इन सब के क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर। ये आप जो है अपनी ग्रेजुएशन लेवल का जो भी आपका मटेरियल रहता है वहाँ से इसके क्वेश्चन पूछाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल बेस पे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण करने पे आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इसमें जो है, और हाँ, इसमें दूसरी बात, इसमें होते कितने क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन, यानी जिसके अंदर हिंदी में अगर कहेंगे उसके अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय मॉडर्न इंडिया, असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के गांधी के आंदोलन होंगे उसके अंदर। फिर कांग्रेस का जो पूरा है नरम दल गरम दल, उसके बारे में होगा। फिर इसके अंदर जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं, क्रांतिकारी विचारधाराएं थी, उनके बारे में पढ़ना होता है। तो ये सब राष्ट्रीय आंदोलन को आपको पढ़ना होता है। विशेषकर जो मॉडर्न इंडिया की जो थीम होती है उसको आपको एक लेकर चलना होता है। इसके अलावा जो भारत और विश्व का भूगोल, यानी भारत का जो भूगोल है वो अलग टॉपिक है, और विश्व का भूगोल जो है अलग टॉपिक है। इसके अलावा भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, जिसके अंदर संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, ये सारे विषय आते हैं। इसके अलावा अधिकार के बारे में आता है, अधिकार संबंधी मुद्दे जो भी हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें मोस्टली जो करंट इश्यूज़ जो होते हैं उसके बारे में ज़्यादा आते हैं। जैसे हाँ, इसमें आर्थिक और सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, विकास है, गरीबी है, ठीक है, सतत विकास है, और समावेशन है, जनसांख्यिकी है, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल है, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर फिर कुछ आता है आपका पर्यावरण की कुछ घटनाएं, जो परिस्थितिकी तंत्र है हमारा, जैव विविधता यानी एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, वेदर कंडीशंस, और समसामयिक मुद्दे जो होते हैं, यानी वो आपका आता है। और दूसरा है आपका सामाजिक विज्ञान यानी साइंस, जनरल साइंस। तो ये आपका जनरल स्टडी का पेपर होगा पहला, जनरल स्टडी का, जिसमें मैंने बताया आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिंपल मात्रा में और सिंपल भाषा में ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके, और वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ध्यान रखिएगा, MCQ होंगे, 1, 2, 3, 4 के आपके पास ऑप्शन होंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, यानी इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 33% जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है, यानी आप जो है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके जो है 1 क्वेश्चन के अंक के मार्क काट लिए जाएंगे आपके। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपका था पहला पेपर, ये जो कि खास पेपर होता है, जिसको हम कहते हैं जिसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, जिसके बेस पे आप प्राइमरी एग्ज़ाम पास करोगे। ठीक है, इसी को खास इंपॉर्टेंस ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस पे तो सिर्फ मेरिट बनती है, लेकिन मेरिट कब बनेगी, जब आपने ये पेपर 2 पास किया होगा, जिसको हम कहते हैं CSET का एग्ज़ाम। इसी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारा विरोध होता है, जो कि हिंदी मीडियम वाले के लिए काफ़ी दिक्कत होती है इस पेपर में। इस पेपर में क्या आता है मैं आपको बता दूं, इस पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 ये जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर कंप्रीहेंशन यानी इंग्लिश का कंप्रीहेंशन आता है, हिंदी के पैसेज भी आते हैं इसके अंदर। इसमें रीजनिंग आती है, लॉजिक से बोलते हैं तार्किक अभिक्षमता, विश्लेषण वाले क्वेश्चन आते हैं, कंप्रीहेंशन आते हैं। इसके अलावा डिसीजन यानी निर्णय लेने की जो क्षमता देखी जाती है, यानी समस्या जो क्रिटिकल जो केस स्टडी आती है उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो है बेसिक जो मैथ्स होते हैं वो आते हैं, नंबर सिस्टम आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है 10वीं लेवल तक का जो आपका जो ग्राफ रहते हैं, चार्ट रहते हैं, पाई चार्ट रहते हैं, 10वीं का जो पूरा सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का वो आएगा। रीजनिंग आएगी, डिसीजन पावर देखा जाता है आपका। तो अगर ये आपका कुछ जो बेसिक जो
रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड वगैरह है, ये चीज़ में आपका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो अगर इस पेपर में आपने 33% आपको इसमें पास होना जरूरी है, यानी इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने बताया कि इसमें पेपर 2 में जो है 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 क्वेश्चन में से आपको 33% आपको इसमें जो है वो लाना कंपलसरी होता है। ये सिर्फ क्वालिफाई लेवल का होता है। अगर इसने आपने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया, तब जो आपका जो पहला पेपर होगा, यानी फर्स्ट जो पेपर होता है, इसमें आपने जितने मार्क्स गेन करे होंगे, फिर आपको आप जो है प्राइमरी परीक्षा में आपकी मेरिट बनती है और आप उस एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं। यानी प्रारंभिक परीक्षा आपने पास कर ली, देन उसके बाद आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो याद रखिएगा, यानी दोनों पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पेपर से आपकी जो है मेरिट बनती है, लेकिन मेरिट जब बनेगी जब आपने सेकंड पेपर पास किया होगा। अगर आपने सेकंड पेपर पास नहीं किया है तो आपका जो है फर्स्ट पेपर चेक ही नहीं होगा और आपके मार्क्स इनवैलिड कर दिए जाएंगे, यानी आप फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, तो सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखोगे तो वो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर रह जाते हैं, इसलिए आप अपनी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जो एप्टीट्यूड है, डिसीजन जो पावर है, उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, तो यानी जिसे बोलते हैं सी सेट का एग्ज़ाम, तो इसको अगर आप पास कर लेते तभी आपका जो पहला पेपर है वो चेक होता है। तो ये तो रही आपकी प्री की बात। अब चलते हैं जिन्होंने जो प्राइमरी एग्ज़ाम जो है जिन्होंने पास कर लिया, उसका जो नंबर्स है, बहुत सारे जो जिन्होंने भी पास किया था उनको जो है मेरिट बनती है और उनको बेसिकली बुलाया जाता है। यहाँ पर जितने भी प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 10 से 12 गुना जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाता है और ये जो है मुख्य परीक्षा में यानी मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं। मेंस जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला आपका जो होगा, इसके अंदर 9 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, हाँ, तो मुख्य परीक्षा में जो सबसे पहले जो लिखित परीक्षा होती है, इसमें आपको लिख करके पूरा जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें पहले जो दो एग्ज़ाम होते हैं वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जो है मेंस के आपके जो एग्ज़ाम का है जो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये एक ही साथ चेक कर लिया जाता है। पहले आपका लैंग्वेज चेक करी जाती है, यानी इसमें पहला है भारतीय भाषा, यानी 300 अंकों की पहली भारतीय भाषा होगी। यानी जो भी आपके पास भारतीय भाषा है, यानी आपकी कोई भी मातृभाषा रही हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, ठीक है, बंगाली, इस तरीके से कोई भी भाषा आपकी रही हो, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। वो आपकी जो है मदर टंग होनी चाहिए। मदर टंग आप होनी चाहिए, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। जाहिर सी बात है, आप अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा को चूज़ करोगे, उसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वही कुछ ग्रामर वगैरह आएंगे, कुछ जो है आपका पैसेज वगैरह आती है, यानी कुछ जनरल चीज़ें आती हैं भाषा को लेकर के। ठीक है, भाषा का पेपर होता है, यानी लैंग्वेज का पेपर होता है। दूसरा जो है आपका इंग्लिश का पेपर होता है, यानी पहली भारतीय भाषा हो गई, यानी जो भी 8वीं सूची में जो भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं में से आपको एक भाषा चुननी होती है। उसके अंदर जो है लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो लैंग्वेज बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो है आपका इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश का पेपर भी यहाँ पे 300 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको कुछ ग्रामर वगैरह होगी, कुछ कंप्रीहेंशन वगैरह होगा, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये भी क्वालिफाई करना होता है आपको। ठीक है, 300 में से आपको बस क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इस क्वालिफाई कर जाते हो इन दोनों भाषाओं को, यानी आपको भारतीय भाषाएं भी आती है, साथ साथ इंग्लिश भाषा का बेसिक्स आता है आपको, यानी यहाँ पर वो क्या जांच कर रहा है, आपको बेसिक लिखना, बोलना, पढ़ना आता है, तो आप जो है फिर मुख्य परीक्षा में तो आप बैठोगे, लेकिन बाकी सारे एग्ज़ाम भी दोगे आप। ठीक है, लेकिन ये जो है इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आते हैं जो पहला पेपर है वो होता है आपके 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे। ठीक है, 4 जो है पहला। उसके बाद जो है आपका मुख्य परीक्षा के जो मेंस जो नंबर जो है वो जुड़ेंगे। ठीक है, ये जो 300 के जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो हिंदी का और इंग्लिश का जो क्वालिफाइड नेचर का होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, हालांकि 600 मार्क्स का होगा, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो मार्क्स जुड़ेंगे, जिसका मेरिट बनेगी, वो आपके पेपर क्या होंगे, वो पहला होगा आपका एसए का पेपर। एसए का पेपर जो होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, 250 मार्क्स का है जो आपको इसमें जो है एसए लिखना होगा। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो आपका जनरल स्टडी का होगा। जनरल स्टडी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। पहला जनरल स्टडी का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर भारतीय इतिहास, कला, ठीक है, उसकी विरासत और विश्व इतिहास, यानी इससे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी पहला पेपर। और दूसरा भूगोल, और जो विश्व का भूगोल है और हमारा जो समाज है उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पत्र का जनरल स्टडी का पेपर क्या हुआ आपका,
इतिहास और विश्व का इतिहास प्लस भूगोल, ठीक है, यानी इतिहास और भूगोल यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आपको कवर करना है। दूसरा पेपर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में फर्दर डिवीजन करेंगे, इसके अंदर PSIR बोलते हैं जिसको, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जिसे बोलते हैं, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये पेपर रहेगा आपका जो है जनरल स्टडी का दूसरा पेपर, ठीक है, जिसके अंदर ये भी 250 मार्क्स का रहेगा। फिर तीसरा जनरल स्टडी का पेपर कौन सा रहेगा, इसके अंदर आपको साइंस, इसके अंदर साइंस के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी हो रही है, नई नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इसके अलावा डेटा टेक्नोलॉजी आ रही है, वेबसाइट वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरीके से जो क्वेश्चंस जो अभी चल रहे हैं साइंस के, विज्ञान में जो स्पेस पे क्या क्या हमारा जो है हो रहा है, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ इसमें जैव विविधता यानी एनवायरनमेंट के ऊपर पूछा जाता है, इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे बोलते हैं हम जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ठीक है, यानी हाँ, और दूसरा इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इन सब पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं थर्ड जनरल स्टडी का पेपर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो जनरल स्टडी का पेपर होगा वो आपका एथिक्स का होगा, यानी नीति शास्त्र का होगा, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसके अंदर एथिक्स का पेपर इसे बोलते हैं, ये भी 250 मार्क्स का होगा, यानी 4 जनरल स्टडी के पेपर हो गए आपके, ठीक है। 4 जनरल स्टडी के पेपर मैंने आपको बताया। पहला जनरल स्टडी का पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दूसरे में आपका आएगा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरे में आएगा आपका साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और फोर्थ में आएगा आपका नीति शास्त्र यानी एथिक्स। तो ये आपके 4 जनरल स्टडी के पेपर हो गए, प्लस एक एसए का पेपर मैंने आपको बताया इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो ये 250 मार्क्स के ये आपके 5 प्रश्न पत्र हो गए आपके। अगला जो पेपर होगा वो आपका रहेगा ऑप्शनल पेपर, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1, और दूसरा भी पेपर वही रहेगा जिसको बोलते हैं वैकल्पिक प्रश्न पत्र 2, ठीक है। यानी छठा पेपर और 7वां पेपर रहेगा आपका ये। तो इस वैकल्पिक विषय का मतलब क्या होता है, ये भी 250 मार्क्स के होंगे, यानी 250 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे विषय की सूची होती है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपसे अपेक्षा करी जाती है कि वो ग्रेजुएशन लेवल का आपसे जो है प्रश्न पत्र पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस चूज़ करता हूं, तो पॉलिटिकल साइंस के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझसे, उसके 2 हिस्से बांट देंगे। आप इतिहास चुनोगे, आप दर्शन शास्त्र चुनोगे, आप जो है समाज शास्त्र चुनोगे, आप मैथमेटिक्स चुनोगे, आप मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चुनोगे, कोई से भी, बहुत सारे जीव फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, हिंदी साहित्य है, जो भी साहित्य है आपका, जो भाषा का अलग ही है, भाषा का भी चूज सकते हो आप, जैसे जिसमें आप हिंदी है, मराठी है, और कई जनजाति, मराठी है, मलयालम है, तेलुगु है, कोई भी भारतीय जो भाषा है उसमें भी जो साहित्य होता है उसका पेपर आप वैकल्पिक विषय में चूज कर सकते हो। यानी ये आपका जो है पेपर ऑप्शनल पेपर होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल का मतलब, इसका नाम ऑप्शनल है लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है। वैकल्पिक का मतलब ये है कि यानी आपके पास चॉइस है, आप कोई सा भी आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए हैं या ना लिए हैं, आप दोबारा से एक अपना सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ी होती है वो ले आकर के एंथ्रोपोलॉजी यानी जो है मानव शास्त्र ले लेते हैं, कई लोग सोशोलॉजी ले लेते हैं, कई लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी ले लेते हैं, कई लोग जो है राजनीतिक विज्ञान ले लेते हैं, कई लोग जो है लोक प्रशासन ले लेते हैं। तो 1-2 साल में उसको तैयारी, मेंस को तैयारी कर करके वो अपना फटाफट इसको तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका सिलेबस लिमिटेड रहता है, सबका सिलेबस दिया रहता है। फर्दर बहुत ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फर्दर अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग सिलेबस का पूरा लिस्ट दिया गया है, वो हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। मेंस में कि जो वैकल्पिक विषय में से कौन सा विषय सही रहता है, ये आपके ऊपर रहता है। कोई जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अच्छा लिख सकते हैं, जिसमें आप अच्छा जल्दी से पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, उस सब्जेक्ट को आप चूज़ करते हो। उसके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो फाइनली मेंस का ये एग्ज़ाम जो है 7 पेपरों का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद और ये टोटल मार्क्स होंगे आपके 1750 मार्क्स के, यानी 1750 मार्क्स के ये आपके टोटल मार्क्स होगा। इसी में ये मार्क्स होगा आपका मेन एग्ज़ाम के। मेंस एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हो देन आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके 275 यानी 275 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। इंटरव्यू में अगर आपने पास कर लिया है देन फिर आपकी कंबाइंड जो आपकी 1775 है, 1750 प्लस 275 की जो बनती है आपकी 2025 यानी 2025 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं। उस 2025 में से जिसने 1000 बच्चों में से जिसने अच्छे रैंक लेके आए होंगे, 1000 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
सीटें 1000 थी और बच्चे बुलाए गए 5000, ठीक है। तो जिनकी अच्छी रैंक आई होगी 200 यानी 2025 में से किसी के मान लीजिए 1100, 1200, 1300 जैसे भी मार्क्स आए होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक मिल जाएगी एंड देन उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यानी टोटल जो होगा आपके कितने मार्क्स हो गए, मीन्स आपका 2025 यानी 2025 मार्क्स का जो है आपका टोटल मार्क्स होगा, इसी में से आपका फाइनल मेरिट निकलेगी। इसके अंदर से जो वो 600 मार्क्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि पहला जो भाषा का जो पेपर होता है, ठीक है, भाषा का पेपर इन द सेंस वो आपका मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन निबंध जो है किसी भी भाषा में आप दे सकते हो, चाहे हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, निबंध आप अपने माध्यम में दोगे। लेकिन वो जो भाषा है उसमें पहला आपका जो भाषा रहेगी वो आपकी जो 8वीं सूची में से है उस भाषा में से दोगे, यानी हिंदी, मराठी, बंगाली किसी का भी एक सब्जेक्ट चुन लोगे आप। दूसरा जो इंग्लिश रहेगी ये 10वीं लेवल तक की भाषा आपसे पूछी जाती है जो कि एक क्वालिफाई नेचर का होता है, ठीक है। तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। लेकिन हाँ, मैंने जो आपको जो बताया आपका जो 1750 मार्क्स और जो इंटरव्यू को लगाकर 275 मार्क्स टोटल होते हैं आपके 2025 मार्क्स, तो फाइनली उससे ही आपकी मेरिट बनेगी। और इसका जो माध्यम रहेगा वो आप हिंदी माध्यम में भी मुख्य परीक्षा दे सकते हो, इंग्लिश माध्यम में भी दे सकते हो, यानी जो भी माध्यम आपका है उस माध्यम में आप इस परीक्षा को दे सकते हो। और फाइनली जो मोस्टली जो स्टूडेंट रहते हैं वो या तो इंग्लिश मीडियम से देते हैं या तो हिंदी मीडियम से देते हैं। हालांकि हिंदी मीडियम का जो रेशियो है वो गिर रहा है धीरे धीरे, तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप हिंदी माध्यम से भी निकाल रहे हैं बच्चे, और जो है इसको तैयारी आप फर्दर करते रहिए। जाहिर सी बात है ये कोई आसान पेपर नहीं है और इसको बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से आपको 1-2 साल इसको बहुत ही जिसे बोलते हैं एक साधक की तरह आपको तपस्या करके इस परीक्षा को देनी पड़ती है। तो अगर आप इस परीक्षा को इस ढंग से देने के लिए तैयार हैं और वाकई अगर आप मुझसे आपको सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मैं फर्दर इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा कि बुक्स कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, क्या कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। फिर हम इस पर करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे इसके अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।